डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 5 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म एग्जाम FGI सिस्टम में होने वाला है। उसके अलावा भी नेशनल बुक फाउंडेशन जिन जिन स्कूल में है उनके तमाम बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। और इसमें जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3 और 5 हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं सॉल्व करूंगा आपको। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो ज़रूर इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें, ताकि जो आपको मुख्तलिफ मैथ से जो मुतलका वीडियो है वो आपको मिलती रहे और उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, अस्मा यूजेज 1/4 ऑफ हर मंथली पे चेक ऑन यूटिलिटी बिल्स एंड 1/10 ऑफ द रिमेनिंग फॉर सेविंग। If her last pay check was rupees 6,000.8, how much did she put in saving? इसमें आसमा की जो एक पार्टिकुलर मंथ की वो पे है वो है 6,000.8। आसमा मंथली पे जो एक पर्टिकुलर मंथ की है वो है रुपीस 6,000.8। ज़ीरो लिखना चाहें लिख लें। अब इसमें इसके 1/4 उसकी मंथली पे का 1/4 जो है यूटिलिटीज बिल पे खर्च हो जाता है। स्पेंड ऑन यूटिलिटी बिल, स्पेंड ऑन यूटिलिटी स्पेंड ऑन यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स पे कितना स्पेंड होता है? 1/4 ऑफ का मीन मल्टीप्लाई होता है 1/4 ऑफ हर मंथली पे, और उस पर्टिकुलर मंथ में जो मंथली पे है वो है 6,000.8। अब इसमें हमने 6,000.8 को 4 पे डिवाइड ही करना है। 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब आपने, क्योंकि इसमें अब ग्रेड 8 में आपका कैलकुलेटर अलाउ होता है, अब आपने 6,000.8 को 4 पे डिवाइड कर देना है। 6,000.8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 1500.2। ये हमारे पास आ जाता है, ये उसका कंज्यूम हुए हैं, स्पेंड हुए हैं यूटिलिटी बिल्स पे। अब आगे क्या है? एंड 1/10 ऑफ रिमेनिंग फॉर सेविंग। अब जो पहले हमने रिमेनिंग पे निकालनी है उसकी, अब रिमेनिंग जो पे है वो कितनी रह जाएगी? जो 6,000 है उसमें से ये माइनस कर लेंगे रिमेनिंग पे, क्योंकि ये 1/10 किसका है? रिमेनिंग का। 1/10 ऑफ द रिमेनिंग फॉर सेविंग, यानी 1/10 ऑफ उसकी पे का नहीं है, 1/10 ऑफ रिमेनिंग पे है। सो इसमें वी शुड फाइंड फर्स्ट रिमेनिंग पे। अब इसमें टोटल पे थी उसकी 6,000.8 में से 1500.2 माइनस कर लेंगे। अब हम इसको 6,000 में से 6,000.8 में से माइनस किया 1500.2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4,500.6। अब इसने इसका 1/10 सेव किया है, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका उसने 1/10 सेव किया है, इसका 1/10 उसने सेव किया है। उसकी
उसने कितना सेविंग में पुट किया है, शी पुट इन सेविंग, तो कितनी अमाउंट उसने सेव की है, वो है 1/10 ऑफ रिमेनिंग पे। 1/10 ऑफ मीन मल्टीप्लाई होता है, तो 1/10 ऑफ 4500.6। अब इसमें आपने क्या करना है, 4500.6 को डिवाइड कर दे 10 पे, तो ये हमारे पास आ जाता है 450.06। ये उसकी इस पार्टिकुलर मंथ की सेविंग है। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था। इसमें जो उसकी मंथली इनकम है 6000.8, उसका 1/4 उसने उसका यूटिलिटी बिल्स पे कंज्यूम हो जाता है, वो 1/4 निकाल लिया। उसके बाद 1/10 ऑफ रिमेनिंग पे, तो पहले हमने रिमेनिंग पे निकाली है, 6000 में से 1500.2 माइनस किया, ये रिमेनिंग पे आ गई। उसके बाद शी पुट इन सेविंग, इसका 1/10 निकाल लिया, ऑफ मीन मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी डिजिट्स का नंबर लाइन पे ज़ीरो से जो डिस्टेंस होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। पहले बताया, पहले लेक्चर मेरा पूरा एक्सरसाइज के बारे में है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं डिटेल में, जिसने समझना हो। तो यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर लाइन में, किसी भी नंबर लाइन पर किसी भी नंबर का जो ज़ीरो से डिस्टेंस होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। और डिस्टेंस में पता है कि पॉजिटिव होता है हमेशा, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू में इस तरफ बार में जो नंबर लिखे होते हैं उनको हमेशा उसको पॉजिटिव लिया जाता है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू -7 + 2 से -5 आएगा, माइनस और 5 - 9 से -4 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू -4, ये एब्सोल्यूट वैल्यू -4 है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बताया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ द डिस्टेंस ऑफ द number from 0 on number line, so distance is always positive, so therefore absolute value of -5 is plus, absolute value of -4 is +4, plus absolute value of -4 is +4, so -4 and +4 cancel with each other, so answer of this question is 5. The next part of absolute value is this, ब्रैकेट पुट करेंगे हम, एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान साइन लगाया, -1 + 4 से +3 आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाया, फिर प्लस, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर -5 + 1 है, -5 + 1 से -4 आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू 15 में से 1 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उसके बाद ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन मूव होगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है, लेकिन जैसे मैं बता चुका हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद वो साइन प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, और ये 14 आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट में 3 + 4 7 होता है, 3 + 4 7, और डिवाइडेड को बाय भी लिख सकते हैं, बाय 14, और ये 7 1 7 7 2 14, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन 2 हुआ। उसके बाद इसका एक क्वेश्चन 2 का एक और पार्ट है 3। इसमें अब अपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 3x - 4x + 1 व्हेन x = 3 है। इसमें हमने x की जगह 3 पुट करना है, 3 ब्रैकेट में 3 आ जाएगा, -4, और x जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 3 3 = 9, -4 3 = 12, +1, और अब आपके पास नेक्स्ट में 9 -12 से -3 आएगा, -3 +1, और -3 +1 से -2 आएगा, और -2 एब्सोल्यूट वैल्यू में इसका फिर एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा।
फिर एक दफ़ा रिपीट करता जाऊँ, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, नंबर लाइन में ज़ीरो से किसी नंबर का डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +2 होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन में हमने अभी एस्टिमेट करना है, इस तरह एस्टिमेट करें ताकि इसको मैं मेंटली सॉल्व कर सके। अब 15.1 है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 15 ही लिख दूँगा, क्योंकि ये पॉइंट डेसिमल के बाद 1 प्लेस पे 5 से कम है। और ये अब 36.0202 है, इसको भी मैं 36 ही लिख दूँ, या अगर इसको राउंड करके आप 40 भी लिख सकते हैं, 35 भी लिख सकते हैं। ये आपने लिए इजी करना चाहते हैं ताकि मेंटल कैलकुलेशन बिल्कुल और आसान हो, तो इसको मैं 35 भी लिख सकता हूँ, एस्टिमेशन है। और -8.9 को एस्टिमेट करते हुए मैं 10 भी लिख सकता हूँ, इसको मैंने 10 कर दिया। 8.9 को नियरेस्ट 10 की तरफ राउंड किया तो ये आप 10 के नियरेस्ट है, करीब है। 8.9 9 भी लिखा जा सकता है। अब 15 + 35 को ऐड करें तो 50 आ जाएगा, और 50 - 10 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी एस्टिमेशन क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ये अब इसकी एस्टिमेशन करनी है हमने, तो 16.3 की तो स्क्वायर रूट तो नहीं लिया जा सकता, मेंटली हम नहीं लिख सकते, लेकिन पता है हम 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है, इसको 16 बना देते हैं, और 24.8 को हम 25 बना देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 25 का स्क्वायर रूट हम जो है मेंटली कर सकते हैं। अब 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 5 आ गया, 4 5 क्या आ गया, 20। इस तरह जो है एस्टिमेशन जो है की जा सकती है। एस्टिमेशन पे पूरी एक्सरसाइजेस जो मेरे चैनल पे हैं, इससे पूरी ये चैप्टर क्लास 8 की 1 2 3 और 5 चैप्टर की एक्सरसाइजेस की फुल वीडियोस भी हैं। इसमें सिर्फ वीडियोस में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, तो जिन बच्चों ने अगर फुल वीडियोस देखनी है तो वो ज़रूर जो है बाकी एक्सरसाइज के मुताबिक वीडियोस को देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सिद्रा राइट दिस कैलकुलेशन, 14.62 × 401 = 586.262। अब यूज़ एस्टिमेशन टू चेक वाई सिद्रा वाज रॉन्ग। सो ये आपके पास 14.62 है। 14.62 को हम नियरेस्ट होल नंबर अगर राउंड करें तो ये, क्योंकि डेसिमल के बाद 0.62 है विच इज़ ग्रेटर दैन 50, सो इट शुड बी राउंडेड टू 15। क्योंकि ये आपका 50 से ग्रेटर हो तो आपको होल नंबर 1 ऐड कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। ये आपका 50 से ग्रेटर है तो आप इसका 14 आपका बन जाएगा 15। और ये आपका 401 है, 401 को हम नियरेस्ट 100 में राउंड करें तो ये आपका 01 है विच इज़ मच स्मॉलर दैन 50। अगर ये 50 से अबव होता तो फिर इसको हम नियरेस्ट 100 में राउंड करते तो 500 बना देते, लेकिन ये 01 है, यानी सिर्फ 1 है जो कि 50 से बहुत कम है। तो इसको नियरेस्ट 100 में जब हम राउंड करेंगे तो ये आपका 400 बन जाएगा। अब इसको मेंटली वी कैन मल्टीप्लाई मेंटली, सो ये 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और 15 4s और 60 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 6000 आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, 6000। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द करेक्ट, इसका मतलब उसकी देखें, उसका जो सिद्रा की एस्टिमेशन है, कैलकुलेशन है, वो 586.262 है, और हमारे पास जो एस्टिमेशन है वो है 6000। इसका मतलब है उसकी जो एस्टिमेशन है, उसने जो कैलकुलेशन की है उसमें उसने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। अब क्या मिस्टेक है, बी पार्ट में क्या कह रहा है वो, डिटरमाइन द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कैलकुलेटर एंड आल्सो डिस्क्राइब द मिस्टेक दैट सिद्रा मेक्स। तो इसमें क्या करेंगे, अब आप कैलकुलेटर यूज़ करना है, आपने 14.62 को मल्टीप्लाई करना है 401 से। तो ये कैलकुलेटर आपको, जैसे मैंने पहले बताया है कि ग्रेड 8 में अब आपको अलाउ है 14.62 मल्टीप्लाई 401, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5862.62 आया है। तो उसने जो सिद्रा ने लिखा है वो 586.262 है, तो उसने क्या किया, डेसिमल को जो है गलत पुट किया है। सिद्रा ने क्या किया, सिद्रा पुट डेसिमल एट रॉन्ग प्लेस। सिद्रा पुट्स डेसिमल
एट रॉन्ग प्लेस, उसने डेसिमल गलत लगाया है। तो इस तरह ये जो है क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है एस्टिमेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू टू डेसिमल प्लेस विद रेडियस ऑफ 23.7। तो इसमें हमें इसका रेडियस दिया गया एक सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल गिवन है, रेडियस है 23.7 सेंटीमीटर, रेडियस है 23.7 सेंटीमीटर। अब हमने इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का बाउंड्री होती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला है 2 पाई आर। 2 पाई आर, अब 2 और पाई की वैल्यू आप 22/7 भी ले सकते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई, और रेडियस कितना है 23.7 सेंटीमीटर। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर से। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें और फिर 23.7 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास जो आंसर आता है उसको अपने 7 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 148.9714 सेंटीमीटर। तो इसको उसने कहा कि 2 डेसिमल प्लेस तक इसको आंसर दें, तो ये डेसिमल प्लेस 1 2 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद है 14 है, 14 आपकी 50 से लेस है, यानी इसको 2 डेसिमल प्लेस पर तो राउंड करके हम लिखेंगे। तो क्योंकि इसके बाद ये 14 जो है 50 से लेस है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और इस 7 में 1 ऐड नहीं करेंगे। तो ये 148.97 सेंटीमीटर ही इसका आंसर हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी इसमें रेडियस ऑफ सर्कल का फार्मूला गिवन है। रेडियस ऑफ अ सर्कल आर गिवन है एंड दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब करेक्ट नियरेस्ट सेंटीमीटर, व्हाट वाज द पॉसिबल मैक्सिमम एरर व्हेन कैलकुलेटिंग इट्स एरिया, यानी इसका एरिया कैलकुलेट करते हुए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है। क्योंकि ये इसने बताया है कि ये जो रेडियस है वो क्या राउंड हुआ है, नियरेस्ट सेंटीमीटर राउंड हुआ है। तो इसमें आपकी आर की जो वैल्यू है वो, इसकी आर की जो वैल्यू है वो आपकी राउंड हुई है, एस्टिमेट हुई है। आर की वैल्यू एस्टिमेट हुई है, तो आर की वैल्यू आपकी ये भी हो सकती है, ये नियरेस्ट सेंटीमीटर आपका हुआ है, राउंड होके हुआ, एस्टिमेट होके इसका आंसर दिया गया है नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो इसमें जो आर है वो आपका ये हो सकता है कि ये आप कंसीडर करें कि आर आपका ये 21 है, तो ये भी पॉसिबल है कि 20.5 को राउंड किया और 21, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि 21.5 को नियरेस्ट होल नंबर में राउंड करते हुए 20 कर दिया गया हो, यानी 20.5 को भी 21 हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करते हुए, और 21.5 को भी राउंड ऑफ करते हुए हम 21 लिख सकते हैं। तो इसमें ये 3 केसेस बन जाते हैं। इसमें केस 1 इस तरह बनेगा, केस 1 ये बनेगा जब आपका आर आपका 20.5 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला जो है, एरिया ऑफ सर्कल ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है।
तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर 20.5 मल्टीप्लाई 20.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया, इसमें आ जाएगा हमारे पास 1320.785714 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखें, हम सब यूँ बनाते हैं कि सबको 3 सिग्निफिकेंट लिखेंगे तीनों एरियाज़ को, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर होगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह इसका जो केस 2 बनेगा, केस 2 में जिसमें रेडियस आप एग्जैक्ट 21 सेंटीमीटर लेते हैं, 21 सेंटीमीटर लेंगे तो एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होगा। तो एरिया इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। सो ये आपके पास एरिया आ जाएगा एग्जैक्ट 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको भी राउंड ऑफ करें, 3 डिजिट तक लिखें तो ये हो जाएगा 1390 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका 3 डिजिट में आंसर आ जाएगा। और इसका जो लास्ट केस है, केस 3, जिसमें हमने अब जो है इसमें रेडियस हमने पुट करना है, रेडियस इसमें हमने पुट करना है 21.5 जिसमें पुट करना है, तो एरिया हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर 21.5 और 21.5, और इससे हमारे पास एरिया आ जाएगा 1452.7857 और 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका राउंड ऑफ होके 1450 आ जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा 3 का। अब इसमें देखना है कि इसमें एरर कितना है, तो इसमें अब हमने एरर चेक करना है कि एरर कितना है। अब इसमें देखें, इफ़ आर 20.5 हो, देन द एरर कैसे पता चलेगा। इसमें हमारे पास जो एग्जैक्ट जब हम 21 पुट करते हैं तो एरिया हमारे पास कितना है, एरिया 13,090। अब जब हम 20.5 पुट करते हैं तो उस वक्त कितना है, 1320 है। 13 पॉइंट, बल्कि जो एग्जैक्ट है इसमें हम ये वो जो वैल्यूज़ है डेसिमल में गिवन है 13.20.785714 पुट करते हैं तो इससे हमारे पास 69.21 आ जाता है। ये 69.21 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह अब जब आपका एरिया रेडियस 21.5 है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 1452 में से 1452.785714 में से आपने 1390 माइनस करना है, तो ये हमारे पास 62.785714 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है, मैक्सिमम एरर जो है वो आपके पास कौन सा आ रहा है, 69.21 सेंटीमीटर आ रहा है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है, 69.21 सेंटीमीटर है। तो इस तरह आप मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है,
क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक नंबर गिवन है, इसका हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका हमने इस क्वेश्चन में डिवीजन मेथड से हमने 4227136 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो डिवीजन मेथड हम डिटेल से जो एक्सरसाइज के मुताबिक हर एक्सरसाइज की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ये 4227136, इसमें राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं। डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। यहाँ से ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये सिंगल 4 है। अब कौन सा नंबर को, जैसे 1 1 1 होता है, 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है, तो 2 2 4 होता है, इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। 2 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। अब 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम डबल, ये पेयर नीचे आ जाता है, 2 आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में इसको 2 को डबल किया जाता है, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर हम 41 1 भी करें तो 22 से वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटर हो जाएगा। इस केस में अब देखें 41 1 यानी 4 को 1 से 41 1 करें तो 22 से ग्रेटर हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट पेयर हम इसमें नीचे लेके आते हैं, तो ये आपका 7 1 भी नीचे आ जाएगा। और जब एक पेयर तो बाई मेथड हम ले आते हैं, जब एक पेयर और लेके आए तो फिर यहाँ भी हमें 0 पुट करना पड़ता है और यहाँ भी 0 पुट करना पड़ता है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 22 आए या 22 के नियरेस्ट आए, तो 4 5 20 होता है, तो इसलिए 405 करेंगे तो वो आपका इसके नियरेस्ट आएगा। यानी 400, यहाँ रफ वर्क में चेक कर सकते हैं कि 405 कितना होता है। 405 आपका 5 5 25 और 4 5 20, तो ये आपके पास 2020 हो जाएगा। यहाँ 5 आएगा और ये आपके पास 2020 आ जाएगा। अब इसमें से 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 आ जाएगा। और यहाँ आपके पास 6 रहेगा, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ जाएगा। और यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो 36 है ये भी आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद अब इसको डबल करना है, 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10 और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 24 आए। 4 को किस टेबल से मल्टीप्लाई किया जाए कि 24 आए, तो 4 6 24 होता है। तो हम रफ वर्क में चेक कर लेंगे कि 4106 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 24,636 आता है। तो ये रफ वर्क में जब हम चेक करेंगे तो एग्जैक्ट ये आ जाता है। 4106 को 6 यहाँ भी लिखा जाता है, 6 यहाँ भी लिखा जाता है। अब 4106 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,636 एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इस मेथड से हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2056। ये इसका आंसर है। इस तरह के मज़ीद क्वेश्चन अगर आपने समझने हैं, देखने हैं, तो इस पे एक्सरसाइज वीडियो, पूरी एक्सरसाइज की ऐसी वीडियो है जो इस पूरी एक्सरसाइज को कवर करेगी, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 144,619 स्क्वायर मीटर। फाइंड द पैरामीटर। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर फील्ड कैसा होगा, स्क्वायर फील्ड एक इस तरह होगा जिसकी चारों साइड्स क्या होंगी, 4 साइड्स क्या होंगी। स्क्वायर किसको कहते हैं, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और 4 एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इस तरह की जो शेप है, इस तरह की जो क्वाड्रिलेटरल है, उसको स्क्वायर कहा जाता है। तो यहाँ आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया गया है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन है और वो कितना गिवन है, वो है 144,900
100, बल्कि आपका कितना है 1,449,619 है। 1,449,619 स्क्वायर मीटर है उसका एरिया। अब एरिया ऑफ, यहाँ आपका दूसरा नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। कोई भी जो स्क्वायर शेप होगी उसका एरिया का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, उसकी लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। यानी एरिया का फार्मूला क्या होगा, L मल्टीप्लाई L होगा। इसकी जो दो साइड्स हैं, लेंथ है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। यहाँ अब आपके पास इसका मतलब इस फार्मूले को कैलकुलेट किया गया तो ये एरिया आया है। तो इसका मतलब यह है कि आप L स्क्वायर L मल्टीप्लाई L शुड बी इक्वल टू 1,449,619 स्क्वायर मीटर को मीटर स्क्वायर भी 619 मीटर स्क्वायर, इस तरह मीटर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब ये L मल्टीप्लाई L स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास 1,449 और 619 मीटर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जो है रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। जब भी हमने स्क्वायर रूट रिमूव करना हो उसका बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं। अब 2 के साथ ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, L आपके पास आ जाएगा। यहाँ भी अब आपने इसका स्क्वायर रूट अलहदा ले लेना है, यानी 1,449,619 का स्क्वायर रूट हो गया। और इसके यूनिट का इसका स्क्वायर वैसे डायरेक्ट लिख लें ऐसा, ये मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है ना, तो इसके साथ कट जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका डिवीजन मेथड से जो भी हमने किया है, सीखा है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका अब हमने डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट लेना है और इसके पेयर हमेशा राइट साइड बना देते हैं। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और 1 ऐसे रह गया। और 1 1 ज़ार 1 होता है, यहाँ 1 आ जाएगा और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऊपर से ये 44 पेयर आपका नीचे आ जाएगा और ये इसको 1 को डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 आए, 2 2 ज़ार 4 होता है और 22 2 ज़ार, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे और 22 2 ज़ार एग्जैक्ट 44 आ जाता है। तो इसलिए आपका ये इसको माइनस करेंगे तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। ये क्रॉस इस तरह लगा दें। उसके बाद नेक्स्ट पेयर 9 6 आपका नीचे आ गया और बाय मेथड अब इस 2 को डबल करेंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 2 ऐसे आ जाएगा। अब आप ये 24 हो गया। अब 24 को अगर ये 1 भी, यहाँ 1 भी लिखेंगे तो 241 बन जाता है। 241 जो आपका 96 से ग्रेटर हो जाता है। तो इसलिए अब आपको एक पेयर और लेके आना पड़ेगा। ये वाला जो पेयर है 19, ये भी नीचे लेके आएंगे और 19 जब लेके आएंगे तो यहाँ आपके पास क्या लग जाएगा, यहाँ आपके पास 0, यहाँ 0 पुट करेंगे क्योंकि 2 पेयर इकट्ठे लेके आए तो यहाँ क्या पुट करते हैं हम, 0 पुट करते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ मिस्टेक हो गई थी। ये आपके पास 1,449,616 है, तो इसलिए जहाँ जहाँ ये 9 है मैंने उसकी जगह 6 रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन में बुक में ये क्या 9 नहीं है 6 है, तो जहाँ जहाँ 9 था वहाँ 6 रिप्लेस हो गया। तो ये हमारे पास अब लास्ट में क्या रह गया, 16 पेयर नीचे आ गया। अब पहले हम 9 6 लाए थे क्योंकि वो अगर 1 से भी करते तो 241 1 ज़ार में 96 ग्रेटर हो जाना था, इसलिए एक पेयर नीचे हो लिया, इसलिए यहाँ भी 0 लगाया, यहाँ भी 0 लगाया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए, 9 आए या 9 के नियरेस्ट आए, तो 2 4 ज़ार 8 होता है। तो इसलिए आप 2404 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट आपका 9616 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो माइनस जब आप करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो इसका आपका 1,449,616 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 1204 मीटर। ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, लेंथ आ गई। स्क्वायर फील्ड की लेंथ जो है वो 1204 हो गई। अब इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का फार्मूला होगा 4L, किस इक्वल होगा 4L की इक्वल होगा 4L। तो 4 मल्टीप्लाई L कितना आपके लेंथ कितनी आ गई 12,004 आ गई। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो ये आपके पास 4816 मीटर इसका क्या आ जाएगा पैरामीटर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऐसी चैप्टर का, उसमें एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड गिवन है। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड है, उसका एरिया गिवन है। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड गिवन है और वो कितना है 74,536 मीटर स्क्वायर है। अब सर्कल का एरिया का फार्मूला हमें आता है, हमें पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सर्कल के एरिया का फार्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड का जो फार्मूला है वो होगा एरिया इज इक्वल टू क्या होगा सर्कुलर फील्ड का पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी इसका मतलब इस फार्मूले को सॉल्व किया गया तो आंसर ये आया है। मैथ की ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर पाई आर स्क्वायर को हमने सॉल्व किया और आंसर क्या आया 74,536 आया। अब हमने पाई की जो वैल्यू है वो 22.7 इसमें पुट कर देनी है, 22/7 पुट कर देनी है। मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 74,536। अब हमने आर फाइंड करना है, इसलिए 22/7 का जो रेसिप्रोकल है 7/22 उसको बोथ साइड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब आर स्क्वायर हमने इसमें जो है कटिंग कर लेनी है, या जिसको कैलकुलेटर जिनको अलाउ है जिन स्टूडेंट को वो उस कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 74,536 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से। जो आंसर आया उसको हमने 22 पे डिवाइड किया। इसमें अब 74,536 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 23,716 आएगा। अब स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, 2 के साथ ये कैंसिल। तो आर हमारे पास इसका हम 23,716 का स्क्वायर रूट लेंगे, डिवीजन मेथड से ले लें यहाँ। वैसे इसको अगर कैलकुलेटर से आप कर लें, मार्क्स पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स का और कहते हैं स्टेप वाइज है, तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको आप डिवीजन मेथड से करें। ये पेयर बन गया और ये पेयर है और ये 2 है, 1 1 ज़र क्या हो जाएगा 1 1 ज़र 1 आ जाएगा और यहाँ आपके पास माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ऊपर 37 नीचे आ जाएगा पेयर, और ये बाय मेथड 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब 2 6 ज़र 12 होता है, तो 26 6 ज़र हम चेक करेंगे तो वो आपका इससे ज़्यादा हो जाएगा। 25 5 ज़र है, यहाँ 5 आ जाएगा और 25 5 ज़र आपके पास 125 आता है। इसको माइनस करेंगे तो 2 और 1 आ जाएगा और ये आपका बाय मेथड डबल होगा। 2 5 ज़र 10, सिर्फ इस 5 को डबल करना है। 2 5 ज़र 10, इस 4 के साथ 2 को नहीं मल्टीप्लाई करना। 2 5 ज़र 10 और 1 कैरी कर लेंगे, 0 को यहाँ लिखा, 1 कैरी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पेयर ये 1 6 नीचे आ जाएगा। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 है, 3 4 ज़र 12, तो 304 ज़र आपका एग्जैक्ट 1216 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या है 154 मीटर रेडियस आ जाएगा। इसका सर्कुलर फील्ड का रेडियस कितना आ गया 154 मीटर आ गया। अब इसका हमने सरकमफ्रेंस भी फाइंड करना था,
तो इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड वो हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू 2πr। तो 2 हो गया और पाई 22/7 है और r आपके पास 154 मीटर आया है। तो ये 7 1 7, 7 2 14 और 7 2 14, तो ये 2 × 22 44 और 44 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा 2 × 22 × 22, तो ये आपके पास 968 मीटर इसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा। 968 मीटर इस सर्कुलर फील्ड का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यानी इस तरह। ये आपके पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगुलर फील्ड इस टाइप का होगा जिसकी 4 एंगल 90 डिग्री होंगे, राइट एंगल होंगे 90 डिग्री होंगे और अपोजिट साइड्स, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये जो साइड है ये इस साइड की इक्वल होगी। अब आपकी रेक्टेंगल बन गई, रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। इसमें ये बताया गया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 होल 1/2 टाइम्स ऑफ विड्थ, यानी इसमें लेंथ और उसकी जो विड्थ को वो आपस में कंपेयर किया गया और ये कहा गया है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 2 होल 1/2 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसमें हमें सपोज करना है, किसको सपोज करेंगे? क्योंकि इसमें लेंथ को कहा गया है कि वो 2 होल 1/2 टाइम्स विड्थ से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसमें विड्थ को सपोज करेंगे। जब ये बताया गया कि लेंथ यानी लेंथ विड्थ से इतने गुना ज़्यादा है, तो इसमें हमें विड्थ का पता होना ज़रूरी है। विड्थ जब पता होगी तो उसको हम 2 होल 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो इसमें ये आपकी विड्थ है, विड्थ को अगर आप एक्स सपोज कर लें, ये विड्थ एक्स हो गई और लेंथ आपकी लेंथ फिर क्या हो जाएगी? लेंथ इससे 2 होल 1/2 टाइम्स, टाइम मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी इसकी लेंथ आ जाएगी 2 होल 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स। यानी इसमें हम ये सपोज करते हैं कि लेट width of rectangular field अगर आपके पास x है तो देन लेंथ उससे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ उससे 2 होल 1/2 टाइम्स ग्रेटर है, सो वो हो जाएगी, ये विड्थ आ गई और लेंथ आपकी आ जाएगी 2 होल 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स और ये 2 2 4 4 + 1 5/2 एक्स आ जाएगी। सो इसके बाद गिवन क्या है? एरिया गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है और डेट इज हाउ मच? 50.625 मीटर स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का जो फार्मूला है वो क्या है? किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके, यानी उसकी लेंथ और विड्थ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया आ जाएगा। इसका मतलब ये है इसकी इस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो है 5/2x है, 5/2x और इसकी जो विड्थ है वो x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो एरिया हमारे पास 50.625 आया, मीटर स्क्वायर है। अब ये हमारे पास 5/2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 50.625 मीटर
स्क्वायर। अब यहाँ से हमने 5/2 रिमूव करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देयरफॉर इसका जो रेसिप्रोकल है उसको बोथ साइड्स को 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2/5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 1 जार 5 1 जार 2 1 जार 2 1 जार, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसमें क्या करना है, 50.625 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 50.625 मल्टीप्लाई 2, और जो आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड कर देना है 5 पे, डिवाइडेड बाय 5। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर वो 20.25 ये आ रहा है। साथ ये मीटर स्क्वायर है। अब स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इसका ये एक्स कैंसिल, एक्स आ जाएगा, और 20.25 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कर लें इसको, तो इसका ये 20.25 ये पेयर बना, पॉइंट इधर है, ये पेयर बना। अब ये कैसे आता है, 24 4 जार 4 4 जार क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये पीछे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और पॉइंट आ गया, ऊपर पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट डेस वो नंबर पेयर है वो नीचे आ गया, और इसको बाय मेथड जब हम 4 को डबल करेंगे, 4 2 जार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 वट जार 42 होता है, 8 5 जार 40 होता है, नियरेस्ट है तो 85 5 जार 85 5 हम करेंगे, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट 425 आ जाएगा। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट, और मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, यानी 4.5 मीटर आ जाएगा। और x क्या चीज़ थी, x विड्थ थी, यानी विड्थ जो है, विड्थ हमारे पास कितनी आ गई 4.5 मीटर आ गई। जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड था उसकी विड्थ 4.5 मीटर आ गई, और जो लेंथ है, लेंथ उसकी जो है इससे 2 होल 1 लेंथ इसकी 2 होल 1/2 टाइम्स है, 2 होल 1/2 टाइम है किसका, विड्थ का, यानी 4/4.5 मीटर का। तो ये 5/2 टू द 4 4 + 1 5 5/2 मल्टीप्लाई 4.5 मीटर। अब इसमें आप 4.5 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें। 4.5 को 4.5 मल्टीप्लाई 5, और जो आंसर आया उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 11.25। तो इसकी आपकी जो लेंथ है वो है 11.25 मीटर। यानी इस ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 2 होल 1/2 टाइम्स हो, और उसका एरिया, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया 50.625 मीटर गिवन हो, तो उसकी विड्थ और लेंथ कैसे फाइंड करते हैं वो हमने आपके सामने मैंने सारे हल की है। तो इस तरह हम इसकी लेंथ और विड्थ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एरिया वन फेस ऑफ क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब ऐसी क्यूबाइट, ऐसा क्यूब एक ऐसा क्यूबाइट होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल साइज जिसकी इक्वल है वो ऐसा क्यूब होता है। क्यूब ऐसी शेप को कहते हैं क्यूबाइट। क्यूबाइट और क्यूब में ये डिफरेंस है, क्यूबाइट की लेंथ विड्थ और हाइट डिफरेंट होती है, और क्यूब की जो मैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ इस तरह क्यूब होगा। जैसे गिफ्ट बॉक्स भी होता है, जैसे लूडो के जो गेम खेलते हैं उसमें जो डाइस होता है वो भी क्यूब होता है, और क्यूब के जो ऑल फेसेस हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं। इसमें अब एरिया वन फेस ऑफ क्यूब दिया गया, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब, ये एक फेस का एरिया दिया गया है, और ये एरिया कितना 997 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्यूब के जितने फेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं, और सब के सब स्क्वायर होते हैं। क्योंकि ऑल डायमेंशन इसकी इक्वल होती हैं। ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये सब डायमेंशन जो है ऑल डायमेंशंस इसकी इक्वल होती हैं।
तो इसका ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब का जो फेस होता है वो क्या होता है, स्क्वायर शेप में होता है। किस में होता है, स्क्वायर में होता है, इसलिए उसका एरिया का फार्मूला क्या होगा, L मल्टीप्लाई एल ही होगा, L मल्टीप्लाई एल, यानी ये आपका स्क्वायर होना है, ये फेस सारा स्क्वायर होना है, ये भी एल होना है, ये भी एल होना है, ये भी एल होना है, तो L मल्टीप्लाई एल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको एल और एल को मल्टीप्लाई किया गया है तो 997 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एल मल्टीप्लाई एल स्क्वायर हो जाता है, तो ये 997 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर रिमूव करने के लिए वी टेक ऑलवेज स्क्वायर रूट, इसके बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 के साथ कैंसिल होंगे, और यहाँ हमने आंसर देना है 1 डेसिमल प्लेस तक। इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा, तो इसका 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है 997.20 लगा देंगे। 2 zeros क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, इसलिए इसका हमने डेसिमल के बाद 2 0 लगा दिए। अगर लेट्स सपोज 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना होता तो हम इसके डेसिमल के बाद 4 0 लगा देते। अब हमने डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 997.00 ये पेयर है और 3 3 क्या होगा, 9 होगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऊपर से पेयर आपका नीचे आ जाएगा 97। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब 6 1 जार 6 होता है, 6 2 जार 9 से ग्रेटर हो जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 1 जार यानी 61 1 जार 61 1 जार 61 ही होगा। और ये हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 6 और 3 आ जाएगा। पॉइंट आ गया ऊपर, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद ये पेयर नीचे 0 0 नीचे आ जाएगा, और इसको डबल करेंगे 2 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 है, 6 6 ज़ा 36 होता है, लेकिन 6 से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। 626 6 ज़ा 3600 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 5 से करेंगे। 625 5 ज़ा, तो ये आपका 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 और 2 12 1 5 6 ज़ा 1 और 31, तो ये आ जाएगा। इसको माइनस करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 31.5 सेंटीमीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द वन फेस लेंथ ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब कितनी आ गई आपकी, 31.5 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमने इसका क्यूबिक रूट फाइंड करना है। 3375 का हमने क्यूबिक रूट फाइंड करना है। अब क्यूबिक रूट कैसे फाइंड करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। इसकी हमने अब प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये किस पे डिवाइड होता है, 3375, ये ऑड नंबर है, तो ये आपका 2 पे डिविजिबल नहीं है। 3 पे डिविजिबल है कि नहीं चेक किया जा सकता है। 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 is divisible by 3, so it is also divisible by 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 इधर जाएगा रिमाइंडर, 15 बन जाएगा, 3 5s are 15। तो ये फिर आपका 1 + 1 9, 2 2 4, 4 + 5 9, फिर 3 पे डिविजिबल है, 3 3s are 9, तो 21 बन जाएगा, 3 7s are 21, 3 5s are 15। अब ये फिर आपका 3 पे डिविजिबल है, 3 1s are 3 और 3 2s are 6 और 3 5s are 15। अब ये 3 पे डिविजिबल नहीं है, ये 5 पे डिविजिबल है, 5 2s are 10, 5 5s are 25। अब फिर 5 पे 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो इसका क्यूबिक रूट किस तरह आएगा, ये देखें आपके पास ये क्यूब रूट ऑफ 3375, तो उसमें क्या आ गया, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5,
स्क्वायर रूट जब हम करते हैं तो उसमें हम पेयर बनाते हैं, जब क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो इसमें हम 3 का ग्रुप बनाते हैं। ये देखिए 3 का, ये भी 3 हो गया। इसको हम सेपरेटली वैसे लिख सकते हैं, 3 पावर 3 का क्यूबिक इसका अलहदा लिख लिया, और 5 पावर 3 और इसका क्यूबिक रूट इस तरह हमने अलहदा लिख लिया। अब 3 के साथ क्यूबिक रूट कट जाता है, 3 के साथ क्यूबिक रूट कट जाता है, और 3 5 ज़र क्या आ जाएगा, आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। तो 3375 का ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी आपके पास द वॉल्यूम ऑफ रूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ रूम आपका 1331 क्यूबिक फीट गिवन है, क्यूबिक फीट गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है ये आपका क्यूब की फॉर्म का है, क्यूबिक फॉर्म का रूम है, और इसमें ये क्यूबिक रूम है, क्यूबिक रूम है, क्यूबिक, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये गिवन है, गिवन होना चाहिए कि ये आपका रूम क्या क्यूबिक फॉर्म का है। ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ गिवन है द वॉल्यूम ऑफ रूम गेस गिवन है, लेकिन ये इसमें ये मेंशन होना चाहिए क्यूबिक फॉर्म का रूम है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक रूम, ये क्यूब शेप का रूम है, इसलिए उसका वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम है 1331 फीट क्यूबिक फीट है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कोई भी जो क्यूब है उसके वॉल्यूम को कैसे फाइंड किया जा सकता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ से उसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि L मल्टीप्लाई L क्या हो जाएगा, L क्यूब इज इक्वल टू 1331। इसका अब क्यूब रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, क्यूब रिमूव करने के लिए हम क्यूबिक रूट लेते हैं। क्यूब रिमूव करने के लिए क्यूबिक रूट लिया जाता है। क्यूब रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे हम क्यूबिक रूट ले लेंगे। क्यूब रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे क्यूबिक रूट लेंगे, 3 के साथ कट जाएगा। L इज इक्वल टू, अब इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कर सकते हैं 1331। अब ये ऑड नंबर है, 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 3 पे डिविजिबल नहीं है। जब 2 पे नहीं है 4 पे भी नहीं होगी, 5 पे नहीं है, 6 पे भी नहीं है, 7 पे चेक कर लें, 7 × 7 और 6 7 पे डिविजिबल नहीं है, 8 पे नहीं है, 9 पे भी नहीं है। 9 का वही तरीका होता है 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 9 टेबल नहीं आता। 10 पे नहीं है, 11 है, 11 पे चेक कर लेते हैं हम। 11 पे रफ वर्क पे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 11 पे डिविजिबल है। 11 1 × 11, तो 13 में से 11 रिस्पेक्ट 2 आ गए, 23 बन गए। 11 2 × 22 और फिर 1 बचेगा, 11 में 11 1 × 11, और फिर ये 11 121 और 11 1 × 11। आपको कैलकुलेटर भी अगर अलाउ है तो आप इसका कैलकुलेटर से क्यूबिक रूट फाइंड कर सकते हैं। उस तरह आपको पता चल जाएगा 11 का क्यूबिक रूट है। उसके बाद ये प्रोसेस लिखने के बाद आप इसको ये लिख लेंगे यहाँ 11 × 11 और क्यूबिक रूट है, तो ये आप इसके नेक्स्ट स्टेप में ये आपका इसका 11 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 3 का कम्बिनेशन बन गया तो इसके क्यूबिक रूट ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 11 फीट आ गई। लेंथ कितनी आ गई, 11 फीट। उसके बाद इसमें हमने क्या करना है, एरिया ऑफ द फ्लोर। अब जो क्यूबिक रूम है उसका जो फ्लोर है वो भी स्क्वायर की फॉर्म होगा, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं सब के सब क्या होते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द फ्लोर, क्यूबिक रूम जो है, क्यूबिक रूम के फ्लोर का जो एरिया है वो भी आपका स्क्वायर फॉर्म में होगा। तो L × L हो जाएगा। L अभी आपने फाइंड किया 11
11 मल्टीप्लाई 11, तो एरिया इसका आ जाएगा 1, एरिया यूनिट स्क्वायर होती है 121 फीट स्क्वायर। एरिया यूनिट हमेशा क्या होती है, स्क्वायर होती है, तो 121 फीट स्क्वायर फीट इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम जो है एक जो क्यूबिक रूम है उसका अगर वॉल्यूम गिवन है तो उसकी लेंथ ऑफ द रूम भी फाइंड कर सकते हैं और एरिया ऑफ द फ्लोर भी हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिमॉर्गन्स लॉ है, वेरीफाई करने हमने 2 डिमॉर्गन्स लॉ है। इसमें अब यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, आपने वेरीफाई करना है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसकी 2 साइड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। इसमें पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी लेंगे, ए यूनियन बी। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए सेट क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। और उसके बाद यूनियन है और बी है, बी कौन सा, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब ये जो है इन दोनों की यूनियन लेनी है, कंबाइन करना है। यूनियन कौन से एलिमेंट आते हैं, यूनियन जो ए में वो भी आएंगे और जो बी में वो भी आएंगे, जो दोनों में उनको एक दफ़ा लिखेंगे। इसमें यूनियन में कौन से आते हैं, जो ए में एलिमेंट वो भी आते हैं और जो बी में वो भी आते हैं और जो दोनों में बिलोंग करते हैं उसको भी हम 1 टाइम लिख लेते हैं। 0 हो जाएगा, उसके बाद 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, उसके बाद 8 भी है और 9 भी है, 9 भी है और 10 भी है। तो ये आपकी क्या आ गई, यूनियन आ गई। ए यूनियन बी ले लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। किसी भी सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस दैट पार्टिकुलर सेट। इसमें ए यूनियन बी है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी ले लेंगे। अब हमारे पास इसमें यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट हमारा 0 0 1 2 3 4, छोटा सेट लिख लें, तमाम एलिमेंट बच्चों को आसानी होती है, 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। और उसके बाद ए यूनियन बी अभी हमने फाइंड आउट किया है, वो 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसके वो एलिमेंट जो इसमें ना, इसके यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि ए यूनियन बी में ना हो। 0 भी यहाँ है, वो नहीं आएगा, 1 वहाँ नहीं है, 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 10 सारे हैं। तो इसमें सिर्फ कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 एक ऐसा एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का जो कि ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता। तो ये हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हमने इसकी लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास, 0 1 2 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं। और ए आपके पास क्या है, ए है 0 2, ए क्या है 2 3 5 7 और 9। अब आपने ए कम्प्लीमेंट क्या लेना है, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो यहाँ ना हो, जैसे 0 वहाँ नहीं है, 0 नहीं है, 1 भी इसमें नहीं है, 2 उधर है नहीं लिखेंगे, 3 भी है वो भी नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है इसमें, 4 लिख देंगे। उसके बाद 5 भी है वो भी नहीं लिखेंगे, इसका जो 6 है वो इसमें नहीं है वो आ जाएगा, 7 है वो नहीं लिखेंगे, 8 इसमें है इधर नहीं है वो लिख देंगे,
और 9 इधर है, वो इसमें नहीं आएगा, और 10 यूनिवर्सल सेट में है, ए में नहीं है, 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। बी कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस बी, और यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास, यूनिवर्सल सेट 0, 1, 2 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स माइनस, और बी क्या हमारे पास, बी है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो इसके अब बी के कौन से एलिमेंट उसमें नहीं है, तो ये हमारे पास इसका 0 वहाँ है, ये आपके इवन नंबर है, 0 से लेकर 10 तक जो इवन नंबर है वो आ जाएंगे, और इसका यानी ऑड नंबर जो सारे यहाँ नहीं है, 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और 9 भी नहीं है। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 0, 1, 4, 6, 8 और 10 आया, और बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन का क्या मतलब, इंटरसेक्शन कौन से एलिमेंट आते हैं, जो ए कॉम्प्लीमेंट में है और बी कॉम्प्लीमेंट में, जो इस सेट में मौजूद है, इस सेट में दोनों मौजूद है, वो आएंगे। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, कौन सा कॉमन, सिर्फ 1 है, और ये आपके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो इस तरह आपका वेरीफाई हो जाता है। क्या वेरीफाई हुआ कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इस तरह ये आपका वेरीफाई हो जाता है कि लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 3। इसमें आप सी को हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये कौन सा नेचुरल नंबर जो 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी 2 से ग्रेटर और 3 की इक्वल कौन सा नेचुरल नंबर, सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर होता है, वो क्या है, 3 है। अगर ये इक्वल का साइन ये ना होता तो फिर ये एम्प्टी सेट बन जाता, क्योंकि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 है, इसलिए इसमें 3 इंक्लूड हो गया। और दूसरा जो d है वो क्या है, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे y सच दैट y बिलोंग टू n एंड y ग्रेटर देन 3। 3 से ग्रेटर नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 3 से ग्रेटर 4 होगा, और ये कहाँ तक है, y नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 8, 8 भी इसमें शामिल है, 5, 6, 7 और 8, ये नेचुरल नंबर्स हो गए दोनों। अब इनको हमने c माइनस डी फाइंड करना है। c माइनस डी का क्या मतलब है, एलिमेंट ऑफ c विच आर नॉट प्रेजेंट इन d। तो ये पहले मैंने c के एलिमेंट लिख दिए, उसके बाद माइनस का साइन, और फिर आगे मैं d के एलिमेंट लिख रहा हूँ 4, 5, 6, 7, 8। c माइनस डी का क्या मतलब है, द एलिमेंट ऑफ c विच आर नॉट प्रेजेंट इन d। तो इसके कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ 3, एक ही एलिमेंट है 3, और वो यहाँ नहीं है, तो इसमें के आंसर में ये 3 आ जाएगा, c माइनस डी क्या आ जाएगा, के पास 3 आ जाएगा। उसके बाद अब हमने d माइनस सी करना है, d माइनस सी द एलिमेंट ऑफ d विच आर नॉट प्रेजेंट इन c। तो d आपके पास क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और माइनस सी आपके पास क्या है, सी सिर्फ 3 है। तो अब आपने डी के वो एलिमेंट जो कि सी में ना हो, तो डी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है, तो डी के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। इसको हमने वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना है। इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, अगर हम सी माइनस डी की बनाना चाहते हैं वेन डायग्राम, तो ये आपका इस तरह यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आप सी और डी, ये सी है और ये डी है, ये दोनों आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिन सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो ये हमारा सी हो गया। और ये डिसजॉइंट सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहे, अलहदा बनाते हैं इनको, ये डिसजॉइंट सेट हो गए। ये आपके डिसजॉइंट सेट हैं। अब हमने सी माइनस डी फाइंड करना है। सी माइनस डी में कौन सा एलिमेंट आया, 3 आया, 3, और 3 आपका क्या सेट सी है सारा,
यानी जब जो डिसजॉइंट सेट हो सी माइनस डी में सी के वो एलिमेंट सी के सारे एलिमेंट डी में नहीं है, तो इसको सी का ये पूरा जो सी है सी सेट है इसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट सी आर नॉट प्रेजेंट इन डी। तो ये आपकी सी माइनस डी की रिप्रेजेंटेशन हो गई। इस तरह डी माइनस सी अगर आपने करना है तो उसको भी इसी तरह रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, उसकी भी ये आपकी यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन हो गई। और यहाँ आप जो है पहले अगर डी लिखना चाहें या सी लिखना चाहें, जिस तरह मर्जी है डी लिखना है, ये आपका सी हो गया। अब इसमें भी आपका डी माइनस सी में क्या आया था 4 5 6 7 8 सारे एलिमेंट आए थे डी के। तो डी के ऑल एलिमेंट, क्योंकि आपको डिसजॉइंट जब दो सेट डिसजॉइंट सेट हो और उनका डी डिफरेंस फाइंड करना हो तो एक सेट सारा आ जाता है। डी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है, तो इसलिए डी को सारे डी को हमने क्या कर लिया शेड कर लिया। तो यह हमारी डी माइनस सी की जो है और सी माइनस डी की वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने यूनिवर्सल सेट दिया गया है और x भी दिया गया, y दिया गया। इसको अब हमने x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट x यूनिट y होल कॉम्प्लीमेंट x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट x माइनस y होल कॉम्प्लीमेंट और y माइनस x होल कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले x कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस x। तो इसको हमने वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हम बनाते हैं। एक ये आपके पास यूनिवर्सल सेट हो गया, ये u हो गया यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसका जो है ये यूनिवर्सल सेट है आपका, x इसका सबसेट है, x इसके अंदर आ जाएगा, ये इसके अंदर x आ गया। अब ये x है, अब u माइनस एक्स का क्या मतलब, u के वो एलिमेंट जो कि x में ना हो। तो ये u के वो एलिमेंट, ये सारा ये रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो u के वो एलिमेंट द एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट बिलोंग टू x। तो इस x को छोड़ के, इस x के अलावा बाकी जितना पोर्शन है इसका आपका यूनिवर्सल सेट का उसको आप शेड कर दें तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी x कॉम्प्लीमेंट की। यानी इसको आप यूनिवर्सल x की जो प्लेस है, x की जो पोर्शन है x वाला वो छोड़ के बाकी सारा आप जो शेड करेंगे, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका x कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह आपने अगर y कॉम्प्लीमेंट करना है तो y कॉम्प्लीमेंट होगा आपका u माइनस y। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट, यहाँ इस तरह यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये u हो गया, y इसका सबसेट है, ये y इधर लगा बना दें। अब y u माइनस वाई का मतलब ये है कि u के वो एलिमेंट जो कि y में नहीं है, तो इस ये जो पोर्शन है y का इसको छोड़ के बाकी सारा, इसको लेट्स सपोज हम इस तरह वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप इसमें सारी हर जगह जिस तरह जो है वर्टिकल लाइन जो है रिप्रेजेंट लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी। ये सारा आपका इस तरह वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। तो ये सारी आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई y कॉम्प्लीमेंट की। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट की, x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो इसमें पहले हम, ये आपके पास हो गया यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट बना लिया आपने। अब इसमें ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये x है, ये x और y, इसमें भी x और y दोनों जो है इस केस में हमारे ये आपके क्या है डिसजॉइंट सेट है। ये आप x में 0 1 2 3 है और y में 5 4 5 6 7 है, कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो इसलिए ये आप x यहाँ लिखेंगे, बनाएंगे x, ये हो गया x और इसके साथ ही बनेगा y। ये दोनों डिसजॉइंट सेट है आपके, कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। लेकिन जब हमने x यूनियन y लेनी है तो x यूनियन y में क्या आता है, x यूनियन y वो एलिमेंट में आते हैं जो x में वो भी आएंगे, जो y में वो भी आएंगे और जो दोनों में से किसी एक में वो भी आएंगे। तो x यूनियन y को वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए फर्ज करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। तो ये कहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, इस x सारे में लगाएंगे, ये x सारा, ये आपका सारा x आएगा, x के सारे एलिमेंट आ जाएंगे यूनियन में और y के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो x यूनियन y में आपका x और y के सारे एलिमेंट आ गए। अब आपने x यूनियन
वाई होल कॉम्प्लीमेंट करना है। उसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स यूनियन वाई, यानी एक्स यूनिवर्सल सेट में से एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट निकालने हैं आप। और एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट कौन कहाँ है, जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुआ एक्स यूनियन वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ जहाँ लगी उस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा आपका एक्स यूनियन वाई होल कम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसको आप वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दें। तो ये सारी आपकी इस एक्स यूनियन वाई जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हैं उसको छोड़ के इस तरह आप इसमें इस तरह वर्टिकल लाइन लगा दें सारी, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट की। तो जहाँ जहाँ वर्टिकल लाइंस लग गई हैं वो आपका एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह इसके बाद हमने किसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट, एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट की, एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन करनी है। इसमें जैसे हम बनाते आ रहे हैं कि आपका एक्स और वाई दोनों आपके डिसजॉइंट सेट हैं, जो हमने लिए हैं वो डिसजॉइंट सेट है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये क्या हो गया वाई हो गया, और ये दोनों आपके डिसजॉइंट सेट है। जो डिसजॉइंट सेट है उसको तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई, आप एक्स इंटरसेक्शन वाई लेंगे तो एक्स और वाई डिसजॉइंट सेट है, ये तो एम्प्टी सेट आएगा, यानी इसमें कोई पोर्शन आपका शेड नहीं होगा। एक्स इंटरसेक्शन वाई में कोई पोर्शन शेड नहीं होगा। तो अब आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो होगा यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। और एक्स इंटरसेक्शन वाई में तो कोई पोर्शन है ही नहीं, कुछ पोर्शन शेड नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, ये आपका एम्प्टी है, यूनिवर्सल सेट माइनस एम्प्टी सेट, ये यूनिवर्सल सेट माइनस एम्प्टी सेट से हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। तो यानी इस पूरे यूनिवर्सल सेट को आपने शेड कर देना है। इसको अब आप अगर इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सारा आपका इस पूरे में इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएंगी आपकी, क्योंकि एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके डिसजॉइंट एक्स और वाई डिसजॉइंट सेट है, और उसका एक्स इंटरसेक्शन वाई आपका एम्प्टी सेट आ रहा है। उसके बाद हमने इसमें रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से एक्स माइनस वाई होल कॉम्प्लीमेंट को। इसमें पहले हमने एक्स माइनस वाई फाइंड करना है, पहले हम एक्स माइनस वाई को रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया, ये एक्स आ गया और ये वाई हो गया। अब ये डिसजॉइंट सेट है, जब एक्स और वाई, एक्स माइनस वाई डिसजॉइंट सेट है, एक्स और वाई डिसजॉइंट सेट है, तो एक्स के सारे एलिमेंट एक्स वाई में नहीं होंगे। तो इसको एक्स माइनस वाई को हॉरिजॉन्टल लाइन से तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्स, क्योंकि ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स नॉट प्रेजेंट इन वाई, सो ये एक्स में आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स माइनस वाई होल कॉम्प्लीमेंट करना है। उसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स माइनस वाई। तो यानी आपने यूनिवर्सल सेट का वो पोर्शन शेड करना है जो कि एक्स माइनस वाई, यानी यूनिवर्सल सेट में से एक्स माइनस वाई वाले एलिमेंट निकालने हैं आपने। तो एक्स माइनस वाई वाले जो पोर्शन है जो जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है उसको छोड़ के बाकी सब पे इस तरह वर्टिकल लाइन लगा दें। तो ये वाला जो एक्स माइनस वाई वाला पोर्शन है जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हैं उसको आप छोड़ के बाकी सारी जो है इस तरह वर्टिकल लाइन लगा देंगे। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी एक्स माइनस वाई होल कॉम्प्लीमेंट की। इसी तरह एग्जैक्ट आपकी वाई माइनस एक्स की, वाई माइनस एक्स होल कॉम्प्लीमेंट की भी रिप्रेजेंटेशन एक्स इसी तरह होगी बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। वाई और एक्स क्या आपके डिसजॉइंट सेट है। ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये लेट्स सपोज एक्स आ गया, ये आपका वाई आ गया, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। वाई माइनस एक्स, वाई और एक्स डिसजॉइंट सेट है, वाई का कोई एलिमेंट और एक्स का कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वाई के सारे एलिमेंट आपके एक्स में नहीं है। तो इसको अगर आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करें तो इसमें वाई माइनस एक्स में ये सारा वाई के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि वाई के सारे एलिमेंट्स एक्स में नहीं है, क्योंकि वाई और एक्स आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब उसके बाद आपने वाई माइनस एक्स होल कॉम्प्लीमेंट करना है।
उसका मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस वाई माइनस एक्स, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि वाई माइनस एक्स में ना हो तो उसको आप इस तरह वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हो उसके अलावा बाकी सारे पोर्शन को आप इस तरह वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका वाई माइनस एक्स होल कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ग्रेड 8 के, क्लास 8 के, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 5 के। और ये आगे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने किए हैं, इनको अच्छी तरह समझें। और बाकी डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे तमाम एक्सरसाइजेस की वीडियो मौजूद है, उनको देखें और इन क्वेश्चंस को भी लाइक करें, समझें और शेयर करें, लाइक करें आगे दूसरे अपने दोस्तों तक भी, ताकि उनको भी अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके।